गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज अपन चर्चा करेंगे आपकी बुक क्षितिज कक्षा 10 और पार्ट 6 में आप पेज नंबर निकाल लीजिए। क्षितिज पेज नंबर पे निकालोगे तो आपको वहां पर नागार्जुन कवि के द्वारा जो उसका पाठ नीचे मिलेगा तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में नागार्जुन के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? दरभंगा बिहार। सतलज का गांव दरभंगा बिहार में नागार्जुन का जन्म हुआ। तो उनके बाद में उन्होंने अनेक रचनाएं की। उन रचनाओं में आपका सतरंगे अंगों वाली, हजार हजार भावों वाली, ये उनकी प्रमुख रचनाएं। उन्होंने और भी रचनाएं लिखी। और नागार्जुन एक ऐसे कवि थे, छायावादी कवि, जो छायावाद का जो अंत समय चल रहा था, अंत समय में ये कवि आए थे। इसी वजह छायादोत्तर काल के कवि कहा जाता है। तो नागार्जुन को क्या कहा जाता है? छायावादी कवियों में छायादोत्तर काल का कवि कहा जाता है, यानी छायावाद का अंतिम समय का कवि नागार्जुन को कहा जाता है। तो आज कल हमने चर्चा करी थी ये दंतरी मुस्कान, यानी ये दंतरी मुस्कान एक बालक के ऊपर है। जब उसका पिता कहीं दूर चला जाता है और जब बहुत दिनों के बाद वो अपने बच्चे से मिलता है तो अपने बच्चे के मिलने पर बच्चा उसकी तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहता है। जब बच्चा अपने पिता की ओर टकटकी लगाए हुए देखता रहता है वो सोचता है कि ये कौन है, यानी पिताजी यहाँ रहते नहीं है, बहुत दिनों के बाद में आए हैं। तो बच्चा अनजान हो जाता है। तो पिताजी सोचते हैं कि जो मेरे को इस बच्चे के जो हंसी है जो यहाँ मेरे को मिली है ये इसकी माँ के कारण मिली है, यानी इसकी माँ के कारण, यानी माँ ही एक माध्यम ऐसी बनी है जिसके कारण मैं जान पाया, मेरे बच्चे की हंसी को पहचान पाया और मैं देख पाया। क्योंकि आदमी कितना भी क्रोधित हो पर अगर कोई बच्चा उसके सामने मुस्कुरा जाए तो उस कठोर से कठोर पाषाण करने वाला व्यक्ति भी उसमें पिघल जाता है। यानी कि आज इस बच्चे के बारे में दंतरी मुस्कान, जब बच्चा हंसता है तो उस मुस्कान में कैसे प्रतीत होता है। तो आज अपन वापस एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं और निकाल लीजिए आपकी ये दंतरी मुस्कान। आपको पता हो तो नागार्जुन को आधुनिक भारत का कवि भी कहा जाता था और वह मैथिली में किस नाम से रचना किया करते थे? यात्री उपनाम से मैथिली में रचना किया करते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत का कवि। इसके बाद उन्होंने जो यहाँ एक कविता लिखी है ये दंतरी मुस्कान। अब ये दंतरी मुस्कान में आज अपन वापस फिर रिवीजन के तौर पर एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। मैंने अगली क्लास में भी आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर कि तुम्हारी ये दंतरी मुस्कान मर्तक में भी डाल देगी जान, कि है तुम्हारी दंतरी मुस्कान मर्तक में भी डाल देगी जान। दूली दूसर तुम्हारे गात, दूली दूसर तुम्हारे गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलियां। यानी कि जो ये दूली दूसर तुम्हारी ये गात है, हमारा ये शरीर है, ये गात जो छोड़कर तालाब से मेरी झोपड़ी में खिला है। ये कमल का फूल जो तालाब में खिलता है वो कमल का फूल कहाँ खिलने की बात कर रहे हैं कवि? उनके घर। कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि तुम्हारे जब स्पर्श करने पर कठोर से कठोर हृदय भी क्या हो गया? पानी पानी हो गया। तो परस पाकर देने पत्थर भी पानी हो गया, कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या हो गया? पानी पानी हो गया। यानी जो उसका पूरा जो क्या था, मतलब जो पूरा गुस्सा था तो वो भी क्या गया? पानी पानी हो गया। यानी बच्चे को स्पर्श करते, बच्चे की तरफ देखते ही तो उसका कठोर हृदय भी क्या हो गया? वह पानी पानी हो गया। अब आती है पेज नंबर निकालिए 40। पेज नंबर 40 पर आइए। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे पड़े शेफाली के फूल बांस की बबूल। कि जिस प्रकार बालक ने जब शेफाली के फूल छुए, अपन जो कोई पौधा होता है, शेफाली का एक पौधा होता है, इसको छूते ही क्या होता है कि उसके पेट झड़ने लगता है, सूख जाता है बिल्कुल। क्योंकि वो पौधा था या बबूल या बांस था या बबूल, वो क्या था पता नहीं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, और थक गए हो आंख लू में फेर। यानी कि तुम पाए नहीं पहचान,
अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, यानी कि अनिमेष अनिमेष का अर्थ हुआ बिना पलक झपकाए। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ हुआ बिना पलक झपकाए। क्या क्या कहना चाहता है कि तुम मुझे पाए नहीं हो पहचान, कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। कौन कवि कह रहा है, अपने बच्चे से कह रहा है कि हे पुत्र तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्यों? देखते ही रहोगे एनिमेश, यानी बिना पलक झपकाए मेरी तरफ। जिस प्रकार कोई बालक होता है ना, अनजान व्यक्ति कोई अनजान वस्तु देखता है तो उसकी तरफ देखता है बिना पलक झपकाए, कैसा ये अनजान व्यक्ति कौन आ रहा। तो कभी भी ये कहना चाहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, कि तुम मुझे टिकटिकी लगाए हुए एक नजर से देख रहे हो बिना पलक झपकाए। कोई आश्चर्यचकित होता है, कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसकी तरफ देखते रहते हैं, ऐसा कौन आ गया, जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं बालक। थक गए हो, आंख मुंह में थे कि आप थक गए हो, यानी बालक से बोल रहे हो कि आप थक गए हो। कभी क्या अपने बालक से क्या बोलता है कि आप मेरी तरफ एक टकटकी लगाए हुए देख रहे हो, मैं अनजान हूं इसलिए आप थक गए हो, इसलिए मैं अपनी आंखें एक तरफ कर लेता हूं, मतलब आंखें मूंद लेता हूं, बंद कर लेता हूं। बालक एक टकटकी लगाता हुआ अनजान व्यक्ति की तरफ देख रहा है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हो। आंख मुंह में फेर कि आप थक गए हो, इसीलिए मैं आंख क्या करूं, मैं फेर लेता हूं, बंद कर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मानव माध्यम बनी होती आज, कि क्या हुआ इसमें परिचित नहीं था भाई, मैं अनजान था, मैं यहाँ रहता नहीं हूं, बाहर रहता हूं, यहाँ पर तो तुम्हारे पास अपनी माँ रहती है और मैं तो बहुत दिनों के बाद मैं आता हूँ, तब जाके तू मेरी शक्ल देख पाता है। तो ऐसे ही आश्चर्यचकित होकर देखता है कि मुझे पहचान नहीं पाए हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझे पहचान, क्यों? तुम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच में कौन माध्यम बनी, यानी कि माध्यम बनना, यानी कि उसको बताना, तो कौन माध्यम बनी, उनकी माँ। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता आज जान, मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता और मैं जान भी नहीं पाता कि तुम मेरे पिता, और ना तुम मुझे जान पाते कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये जंत्रिक मुस्कान, जो तुम्हारी ये मुस्कान है, मैं जान नहीं पाता कि ये मेरे पुत्र की मुस्कान है। मैं मेरे पुत्र के बारे में जान नहीं पाता, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। जो कमाने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं और अपने पुत्र को जब वो यहाँ छोड़ जाते हैं, पुत्र जब छोटे से छोड़ जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो जब पिता बहुत दिनों के बाद आता है तो वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है, आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है कि ये कौन आ रहा है। इसी प्रकार यदि तुम्हारी माँ, उसकी माँ कभी क्या कहता है, यदि तुम्हारी माँ न बनी होती माध्यम की, पिता अपने पुत्र से कहता है, अगर तुम्हारी माँ मुझे नहीं बताती कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें मेरी पहचान नहीं करवाती, तो मैं आज तुम्हारी ये मुस्कान जान नहीं पाता, मैं आज तेरे इस खिलखिले चेहरे को मैं पहचान नहीं पाता। धन्य है तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है, चीर प्रवास में इतर में अन्य है, यानी कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। और क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, चीर प्रवास यानी कि लंबे समय तक बाहर, कहाँ रहते हैं, चीर प्रवास का मतलब होता है लंबे समय तक। तो कभी लंबे समय तक कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, कि चीर प्रवास में इतर में अन्य में दूसरा, मैं जान ही नहीं पाता, मैं तो दूसरा हूँ, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, फिर भी धन्य है तुम और धन्य है तुम्हारी माँ जो मुझे आज तुमसे मिलाया। इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर, यानी कि मैं तो एक अतिथि यानी कि मेहमान की तरह हूँ जो आया और चला गया, और तुम्हारी माँ तो तुम्हें मधुपर की तरह, जो मधुपर होता है पंचामृत का भगवान के भी भोग लगता है, जिसमें आता है दूध, शहद, दही और जल, और एक कौन सा आता है, और मिश्री, दूध, दही, जल, मिश्री
और शहद, ये पंचामृत का क्या भगवान के भी भोग लगते हैं। तो जो तुम्हारी माँ तुम्हें पंचामृत देती थी वो मैं नहीं दे पाया। तो यहाँ पर वो कवि क्या कहना चाहता है कि इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मैं तो एक अतिथि हूँ, तुम्हारा क्या संपर्क था। अगर मैं यहाँ तुम्हारे पास रहता तो मैं तुम मुझे जान पाते और मैं तुम्हें जान पाता। तो मेरा तो कोई संपर्क नहीं है, तुम तो तुम्हारी माँ को इससे ही ज्यादा प्रेम करते हो, इसीलिए जिससे तुम्हारा संपर्क किससे है, अपनी माँ से। देखते ही तुम इधर कनकी मान और होती जबकि आंखें चल, और तुम देखते हो इधर कनकी मान, यानी एक तक देखकर आंखें दूसरी तरफ फेर लेते हो, और अपन दोनों के बीच में क्या हो रही है, आंखें चार होना, प्यार हो जाना, एंड एक दूसरे से प्यार। अगर तुम इधर कनकनी लगाते हुए देखते रहोगे तो अपन दोनों के बीच में आंखें चार हो जाएगी, यानी कि अपन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो यही अब तुम्हारी ये गलती मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, यानी कि जो छविमान जो तुम्हारी ये मुस्कान है मुझे इतनी प्यारी इतनी सुंदर लग रही है कि मैं इसे देखता ही जाऊं और इसका मजा लुभाता जाऊं। तो इसी प्रकार जब अपने पिता बाहर चले जाते हैं और जब अपने बच्चों से जब वो बहुत दिनों के बाद में मिलते हैं, तो इसी प्रकार ये एक बच्चे की बचपन की खिलखिली सी हंसी से उसका पिता का कैसे हृदय विचलित होता है, किस तरह से वो अपने बच्चे को प्यार करना चाहते हैं, वो इस दंतरी मुस्कान के माध्यम से बताया गया है। अब आपकी कविता दूसरी कविता आती है, आपकी दूसरी कविता है इसमें नागार्जुन के द्वारा लिखित फसल। तो इस फसल कविता के माध्यम से कवि आपको क्या संदेश देना चाहता है कि फसल शब्द आपके दिमाग में आते ही, फसल शब्द का एक शब्द जब आपके सामने कोई प्रस्तुत किया जाता है तो आपके सामने ये जो खड़ी हुई फसल तैयार होती नजर आती है, प्रतिबिंब बन जाता है, एक चित्र बन जाता है। जिस प्रकार सरसों की फसल का नाम लेते हैं, सरसों का पौधा आपके सामने प्रतिबिंब की तरह नजर आने लगता। पुष्प देख लो, कमल का फूल देख लो, यानी कोई भी फसल हुई तो वो आपकी नजर आती गई। तो वो फसल पैदा कैसे हुई भाई? फसल तो पैदा सीधे आपके यहाँ जो आटा आता है या सीधे आटा तो यहाँ हाथ तो नहीं है, वो आटा कैसे आया और किससे बना, उसको किन किन लोगों की आवश्यकता पड़ी, और भी लोगों के अलावा उन्हें किस प्राकृतिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ी, उन्हें और भी जो आवश्यकता पड़ती है फसल पैदा करने को, वो किन किन चीजों की। तो इसमें कभी आज आपको इस फसल के माध्यम से कि फसल को किस प्रकार तैयार किया जाता है, फसल को किस प्रकार लोगों के द्वारा इनको तैयार कर कर जो आपके यहाँ पहुंचाई जाती है और आप उसका लुत्फ उठाते हो। तो आज कवि नागार्जुन ने इसमें फसल नामक एक जो कविता लिखी थी, दूसरी कविता है फसल। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जल, यानी कवि क्या कहना चाहता है कि ये फसल है जो एक नदी का पानी नहीं, दो नदी का पानी नहीं, ये ढेर सारी नदियों के द्वारा सींचा गया जल के पानी से पैदा हुई फसल है। यानी यह तो है नहीं कि गंगा नदी निकल रही है तो गंगा नदी में ही फसल होती है, दूसरी नदियां भी तो है। चंबल निकल रही है तो चंबल नदी के किनारे भी फसल होती है, बाणगंगा नदी के किनारे भी फसल होती है, माही नदी के किनारे भी फसल होती है। दक्षिणी भारत में चले जाओ आप, दक्षिणी भारत में कावेरी गोदावरी नदियां, उनमें भी फसल होती है। पूर्वी भारत में चले जाओ तो ब्रह्मपुत्री नदी में भी के किनारे भी फसल होती है। यानी एक के नहीं, दो के नहीं, बहुत सारी नदियों का पानी है। यानी कि फसल एक नदी के पानी से नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी से मिलकर फसल तैयार होती है। दूसरी में क्या बताते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा और गरिमा, यानी कि क्या बताया गया है कि एक फसल एक का हाथ नहीं, दो के हाथ नहीं, लाख लाख करोड़ों करोड़ों, यानी कि एक जने ने फसल पैदा नहीं की है कि जो ये संसार में फसल जो एक जना पैदा करता हो। फसल को पैदा करने के लिए किन लोगों की आवश्यकता होती है, किन लोगों के द्वारा उसमें पानी दिया जाता है, उन्हें सींचा जाता है, उन्हें निंदाई की जाती है, फूल तोड़े जाते हैं, उन्हें किस प्रकार
लाख लाख करोड़ों लोगों ने इस फसल को पैदा किया है। इनकी स्पर्श और गौरव, गरिमा का मतलब होता है गौरव। यहाँ पर गरिमा, गरिमा का मतलब है गरिमा का मतलब है गौरव। कि लाख लाख और कोटि कोटि, कोटि कोटि का मतलब हुआ करोड़ करोड़ों करोड़ों। कोटि कोटि का मतलब क्या है? करोड़ों करोड़ों। यानी एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि के स्पर्श की गरिमा है। इनकी जो ये फसल बताई गई है, ये फसल एक आदमी नहीं, एक आदमी का नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, करोड़ों लोगों के द्वारा फसल तैयार की जाती है। तो इसी प्रकार दूसरा आता है कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण है। कि फसल को पैदा करने के लिए एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, हजार बहुत सारी नदियों के जल के द्वारा ये फसल तैयार की जाती है। उसी प्रकार पानी की आवश्यकता पड़ती है फसल में। और दूसरी आवश्यकता क्या पड़ी कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख करोड़ करोड़ आदमियों के हाथ, मनुष्यों के हाथों से ये फसल तैयार होती है। उन्हें किस प्रकार तैयार किया जाता है, पौधे को किस प्रकार सींचा जाता है, टाइम पर किस प्रकार लोग उसमें काम करते हैं, तो करोड़ों लोगों के द्वारा ये फसल तैयार की जाती है। और इसी प्रकार अब फसल को तैयार करने के लिए और किसकी आवश्यकता पड़ रही है कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि जो ये खेती है, जो मिट्टी है, जो ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, उनकी जो फसल के लिए जिस मिट्टी की आवश्यकता होती है, उस मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि फसल को बोने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी की। यानी कि यह तो है नहीं कि आप लोहे पर फसल पैदा करो या पत्थर पर फसल पैदा करो। यानी कि मिट्टी की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मिट्टी की, जिसमें खाद दिया जाता है, खाद से उसको उपजाऊ बनाया जाता है। उस मिट्टी के द्वारा यह फसल तैयार की जाती है। उसके बाद में कि मिट्टी, मानव और नदियों के योगदान से, प्रकृति का सहयोग से यह फसल तैयार की जाती है। यह फसल कैसे तैयार की जाती है? एक तो प्राकृतिक ये तो है नहीं कि अपने आप ही फसल तैयार हो जाती हो, कि अपने आप ही बाजरा की फसल तैयार हो गई और आपके यहाँ आ गई। तो उसको तैयार करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के अलावा उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकता के अलावा उसमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें अनेक खाद, हवा की आवश्यकता, प्राकृतिक हवा की आवश्यकता पड़ती है। धूप की आवश्यकता, यानी कि सूरज की धूप की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार की फसल ऐसे ही पैदा नहीं हो जाती। फसल को पैदा करने के लिए अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ कि फसल क्या है? अब ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उमड़ता है कि फसल क्या है? क्या है फसल? फसल एक प्राकृतिक, क्या है फसल? फसल एक प्राकृतिक तत्वों एवं मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल। किसका? कि फसल एक प्राकृतिक तत्व, मानव के श्रम होता है मेहनत, मानव की मेहनत का तत्वों का प्रतिफल। यानी प्रकृति का तो है ये, प्रकृति के साथ में मानव का भी इसमें श्रम है। मानव के द्वारा ये फसल तैयार की जाती है, जो आपको फसल तैयार कर कर आपके यहाँ पहुंचाई जाती है। फसल क्या है? यही इसका आंसर है कि फसल क्या है। कि फसल क्या है? जब आप एक बार भी बोल सकते हो कि फसल प्राकृतिक और मानव श्रम के तत्वों का प्रतिफल। यानी प्रकृति का तो है ही सही, प्रकृति के साथ साथ किसका है? मानव का। मानव के द्वारा उसमें किन चीजों की आवश्यकता होती है फसल तैयार करने के लिए? जो इसमें आवश्यकता होती है, जो मानव फसल को तैयार करता है। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श नहीं माने। यानी कि फसल क्या है? वो तो कुछ नहीं है फसल, ये तो अनेक नदियों के
पानी का जादू है, यानी जो फसल तैयार करने के लिए जिन नदियों के पानी की आवश्यकता पड़ी उन नदियों के पानी का ये जादू है। हाथों के स्पर्श महिमा है, और जो ये लोगों की, मनुष्यों की जो हाथों के द्वारा जो फसल तैयार की जाती है उनको स्पर्श किया जाता है, फसल को तैयार करने के लिए, पौधों को बड़ा करने के लिए उसमें पानी दिया जाता है, उनमें रोग लग जाते हैं तो उसमें दवा छीट दी जाती है, इस प्रकार तो ये उनकी महिमा है। बुरी काली संकली मिट्टी का गुणधर्म है, और इसके अलावा इसमें क्या है, बुरी काली और जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, और फसल को पकाने के लिए, तैयार करने के लिए, उसमें ऊर्जा देने के लिए क्या है, सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है, सूरज की धूप की आवश्यकता होती है। सिमटता हुआ संकोच है हवा की तिरकन का, और ये नाचता हुआ लहराता हुआ संकोच है किसका, हवा की। हवा जब हवा चलती है तो फसल क्या होती है, लहराती है, तो उसे सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार फसल को तैयार करने के लिए कि फसल है क्या, फसल को मिट्टी, हवा, मनुष्यों की और प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपका ये फसल कंप्लीट होता है, ये आपकी फसल कविता। धन्यवाद, आपको समझ में आई होगी। मैं इसके पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर मैं आपके पीडीएफ कर दूंगा, तो आप उन क्वेश्चन आंसर मेरे साथ के साथ उन क्वेश्चन आंसरों को भी आप मेरे साथ के साथ याद करते चलें, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेहतरीन साबित होंगे। धन्यवाद।